Our body is made up of 5 elements: Akash, Vayu, Tej, Jal, Prithvi. Ayurveda is the only way of living life. स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा, म्हणजे जे तुम्ही स्वास्थ्य आहे त्याला टिकवा. आपको तकलीफ कब से था? तो बोलता है सर 1 साल से. तो भाई यार तेरे को 365 दिन से तकलीफ है, तो तू मेरे को 3 दिन नहीं दे रहा है ठीक करने को. बीड़ी पिएगा, चाय पिएगा, मैं तांबे में पानी पीऊंगा तो ही संडास होगा मेरे को. सो दिस आर द मिथ. जो वात के है वो 5 प्रकार बताए गए: व्यान, प्राण, उदान, समान और अपान. स्मॉल फिशर जरी झाले ते हील होऊन जाणार, बट ते किती फ्रिक्वेन्सीने होत आहे आपल्याला यू शुड चेक. आणि लोकांना असं वाटतं की काल मी नॉनव्हेज खाल्लंय त्याच्यामुळे त्रास झालाय, काल मी एकदम जबरदस्त भाकरी आणि मटण खाल्लं त्याच्यामुळे मला झालं. तर लोक त्याच्यावर लक्ष ठेवतात आणि आपल्याला काय झालंय त्याच्यावर लक्ष ठेवत नाही आणि ते अवॉइड करत राहतात, कव्हर अप करत राहतात. मग 6 महिन्यांनी परत ते मटण चिकन खाल्लं की परत त्रास होतो त्यांना. ते पण एक कारण असणार आहे. येस, वन ऑफ द रिझन. ड्रिंक करायला नाही पाहिजे, त्याच्याने नाना प्रकारचे आजार होतात. वन ऑफ द कारण पाईल्स होण्यासाठी ड्रिंक इज येस. शरीरामध्ये उष्णता वाढते, ऑस्मोरेग्युलेशन फंक्शन्स वाढतात, मेटाबॉलिझम वाढते लिव्हरचं आणि ते परिणाम होतो आपल्या पोटावर आणि पचन व्यवस्थित होत नाही. आणि दिस आर द थिंग्स. येस, ड्रिंक मध्ये कोणी म्हणते आता आम्ही बियर पितोय थंड असते, मग ते पण इन्क्लूड आहे. अगेन मी तुम्हाला सांगतो, सी ड्रिंक कॉन्सेप्ट बाजूला ठेवा. तुमचं शरीर काय आहे, तुमची काय प्रकृती आहे. सी आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स: आकाश, वायू, तेज, जल, पृथ्वी. म्हणजे आपलं जे शरीर आहे पांचभौतिक आहे, त्याच्यामुळे आपण पांचभौतिक विलय म्हणजे आपलं शरीर विलय होतो पांचभौतिकमध्ये. मग हे जे 5 महाभूत असतात, या 5 महाभूतामध्ये याचे दोष शरीरामध्ये असते, वात, पित्त, कफ म्हणतात. सो बेसिकली हे जे आपलं जे शरीर आहे, आपलं शरीर याच्याने बनलेलं आहे. आपली प्रकृती काय आहे, आपण काय खाल्लं पाहिजे, काय नाही पाहिजे, आपल्या शरीरासाठी काय चांगलं आहे. सी ऑब्व्हियसली ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. आय वॉन्ट टू टेल यू की ड्रिंक इज नॉट गुड, बट वी शुड नो अवर वॉट द प्रकृती इज. सी आता तुम्ही आहात, मी आहे, आज आपण पर्टिक्युलरली नॉनव्हेज खाणार, ते तुम्हाला उद्या डायजेस्ट होणार आहे, मला नाही होणार, किंवा मला डायजेस्ट होणार, तुम्हाला नाही होणार. सो आवर प्रकृती, आवर डायजेस्टिव्ह फोर्सेस, आवर धातुसार इज टोटली डिफरंट, आवर अग्नी इज डिफरंट. सो गो टू अ बेटर आयुर्वेदिक डॉक्टर और एनी डॉक्टर. प्रकृती परीक्षण करा, तुमचं धातुसार परीक्षण करा. आणि आयुर्वेदा इज द ओनली वे ऑफ लिव्हिंग लाईफ. मी पण सकाळी उठत नाही बिकॉज माझं काम रात्रीपर्यंत चालतो, पण डेफिनेटली इन फ्युचर आय विल फॉलो दॅट. आणि तेच फॉलो करायला पाहिजे. कारण की आयुर्वेदामध्ये सिम्पल एक थॉट सांगितलं आहे त्यांनी, सिम्पल एक फ्रेज आला आहे: स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधी परिमोक्षा. म्हणजे जे तुम्ही स्वास्थ्य आहे त्याला टिकवा. म्हणजे डोंट बी, म्हणजे तुम्हाला रोग नाही झाला पाहिजे, त्यासाठी तुम्ही काय काय करू शकता. सो दॅट्स वाय दे हॅव सेट अवर बॉडी इन दॅट वे. दॅट्स वाय दे पीपल लिव्ह 100 years. दे आचार्यज, आयुर्वेद आचार्यज 100 वर्ष आयुष्य, 120 आपण ऐकतो असं. इवन आवर ग्रँडफादर लिव्ड 80 years, 85 years. आवर ग्रँडमदर लिव्ड 90 years. नाउ व्हॉट इज द एज ब्रॅकेट? 60 years, हाफ सेंचुरी. येस. सो दॅट इज द थिंग. आपली प्रकृती बघा आणि मग त्यानुसार तुम्हाला जसं ज्या गोष्टींचं सेवन करायचं ते करा. बट ड्रिंक इज नॉट गुड. ड्रिंक शुड नॉट टेक अल्कोहोल. थोडा मात्रा, कमी मात्रा, एक्सेसिव्ह मात्रा, डोंट टेक इट. येस. ये 4 बोतल ओढ़ का काम मेरा रोज का. दैट वॉज हनी सिंह. एक उनको हम रिप्रेजेंट, पैसा मिलता है बोलने का तो करते हैं. सर तुम्ही म्हटलं की डायग्नोसिस केल्यानंतर त्याला इग्नोर करू नका, ऍटलीस्ट क्रॉस चेक करा. येस. तर पाईल्स मध्ये बी ते होण्याच्या आधी तुम्हाला काहीतरी लक्षणं दिसू शकतात. येस, सिंपल लक्षण. कोणते नोटीस करायला पाहिजे? एकदम सिंपल लक्षण आहे, 5 लक्षण आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, संडास करताना वेदना होत आहेत का, आगाग होत आहे का, संडास करताना रक्तस्राव होत आहे का, संडासच्या जागेवर आपल्याला त्या जागेवर सूज काय जाणवत आहे का, त्याच्यानंतर संडास करताना त्या जागेवर तुम्हाला असं विशेष काही गाठ आली आहे आजूबाजूला, आपण धुताना आपण बघतो जागा, तर आजूबाजूला गाठ आली आहे का, काही बेंड आला आहे का, ते आपण बघायला पाहिजे. आणि द 5th पॉईंट इज दॅट की हे किती दिवसांनी फ्रिक्वेन्सीनी होत आहे आपल्याला. हां, एकदा होतं, दुसऱ्यांदा बघा जखम आहे फाटली ती भरून येणारच. आपलं शरीर देवानी तसंच तयार केलं आहे. आपण लहानपणी गाडीवर सायकलवरून खूपदा पडलो आहे, पण पडल्यानंतर आपण काय जाऊन ड्रेसिंग्स नाही केली, इट गेट हील्ड. आवर बॉडी इज लाईक दॅट. तर स्मॉल फिशर जरी झाले ते हील होऊन जाणार, बट ते किती फ्रिक्वेन्सीनी होत आहे आपल्याला यू शुड चेक.
आणि लोकांना असं वाटतं की काल मी नॉनव्हेज खाल्लं आहे त्याच्यामुळे त्रास झाला आहे, काल मी एकदम जबरदस्त भाकरी आणि मटण खाल्लं त्याच्यामुळे मला झालं. तर लोक त्याच्यावर लक्ष ठेवतात आणि आपल्याला काय झालंय त्याच्यावर लक्ष ठेवत नाही आणि ते अवॉइड करत राहतात, कव्हर अप करत राहतात. मग 6 महिन्यांनी परत ते मटन चिकन खाल्लं की परत त्रास होतो त्यांना. तर ही किती फ्रिक्वेन्सीनी हे कॉमन सिम्पटम्स होत आहेत, पेन, ब्लिडिंग, स्वेलिंग, एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज अँड कॉन्स्टिपेशन, म्हणजे पोट न साफ होणे, मलबद्धता, हे आपल्याला आहे का, त्याला लवकरात लवकर क्लिअर करणे. आणि क्लिअर करण्यासाठी कोणतंही औषधाचा वापर नाही करायचं. नो सारक मेडिसिन, नो लेक्झिटिव्ज, काहीही औषध नाही घ्यायचं जेणेकरून आपलं पोट साफ होईल. असं कोणतंही औषध नहीं खायचं. ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं खाने का जिससे अपना पेट साफ हो रहा है, बिकॉज वो साथ में हो जाता है. आपको आपने देखा रहेगा कि मेरा एक दोस्त था, वो सिगरेट पीता तो ही उसको मोशंस होता था. चूरन लेते थे, बीड़ी पिएगा, चाय पिएगा, मैं तांबे में पानी पीऊंगा तो ही संडास होगा मेरे को. सो दिस आर द मिथ. लोगों की ये फैक्ट नहीं है कि उससे वो क्या हो रहा है, आप अपने शरीर को आदी डाल रहे हो उस चीज़ के. कोई मिश्री लगा देता है, कोई तंबाकू लगा देता है, वैसे कोई मेडिसिन कोई मेडिसिन खा लेता है. तो मेरा ऐसा मानना है नैसर्गिक किया है, नैसर्गिक रीति होनी चाहिए. उसके लिए आप अपना समय देखो, आप कितना बजे जा रहे हो मोशंस को. मोशंस जाने का समय बताया आयुर्वेद में 4:30 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे. यस. एक और क्वेश्चन हाँ बीच में कि कितनी बार जाना चाहिए वो आइडियल रहता है. कोई तो दिन में 8 बार भी जाता है, 2 बार भी जाते हैं, 3 बार भी जाते हैं. आइडियल है कि भाई आइडियली 1 बार जाइए आप, सुबह 1 बार आपका पेट साफ हो गया तो वो तो एक एकदम आइडियल है. नहीं आपको पेट उतना साफ नहीं हो रहा है या फिर आप दोपहर में थोड़ा हैवी खाते हो तो वो इवनिंग में हो जाना चाहिए. लेकिन वात का काल जो एयर जो बोला है वो सुबह रहता है, जिसको हम अपान वायु बोलते हैं. वायु के जो वात के है वो 5 प्रकार बताए गए, व्यान, प्राण, उदान, समान और अपान. अपान वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपल्शन ऑफ फीसेस, और अपान वायु सबसे ज़्यादा बॉडी में सुबह 4:30 से 5 बजे होता है. तब अगर आपको मोशंस हो जाता है तो तब आप 1 बार जा सकते हो. अगर तब नहीं जा रहे हो आप, तब 6-7 बजे जा रहे हो तो आप शाम में भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. 5-6 बजे जाइए, 2 बार जाइए. बट इट इज़ नॉट गुड टू सिट इन अ टॉयलेट फॉर हाफ एन आवर. मेरे पास पेशेंट आते हैं और उनके बच्चों को कान के नीचे लगाते हैं मेरे सामने. इसको बोला था मैं नहीं बैठने का, ये आधा घंटा बैठता है, फोन लेके बैठता है, तो ऐसे उनको चिल्लाते हैं. तो ठीक है, अब उनको पता नहीं है उस बारे में, तो हम उसकी चीज़ की अवेयरनेस ला रहे हैं. तो ऐसा नहीं है, मोशंस 1 से 2 बार आप जाइए. ज़्यादा बार आप जा रहे हैं तो समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू. और वो रॉन्ग अपने आहार पे ना दे, मेरा ऐसा मानना है, हैबिट पे ना दे. आपका क्या शरीर के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको खाने की वजह से ही क्यों हुआ है. आपके साथ में तो कल 4 लोगों ने पानी पूरी खाया था, लेकिन आप भी कोई 4 बार क्यों मोशंस हो रहा है. तो आप अपने बॉडी की एनालिसिस करें, आप अपने बॉडी की पैटर्न समझे, आपके बॉडी को क्या नीडेड है वो समझे, उस हिसाब से आप काम करें, उस हिसाब से आप करें. एक अभी बोला कि कोई हम लोग आदत डाल लेते कि सिगरेट पीने की होती है या फिर ओक साथ में बोला जाता है उसको आयुर्वेद में. हाँ, उसी पैटर्न में कई लोग हॉट वाटर लेते हैं, कुनकुना पानी लेते हैं, तो वो अच्छी आदत है. इट्स गुड, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर अभी किसी को अगर पाइल्स होते और वो ट्रीटमेंट के लिए आता है तो बेसिकली वो इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब होता है बेसिकली बहुत ज्यादा. और आप तो यानी कि पहचान वाले नहीं हो उनसे. यस. सो पहली जंग है कि उसको इमोशनली बैलेंस करना या फिर कंफर्ट जोन में लाना, क्योंकि किसी के भी सामने उस चीज पे बात करना और अंडरस होना सही है. तो ट्रीटमेंट 2 तरीके की हो सकती है आई थिंक. यस. पहले आप मेंटलिटी उसको प्रिपेयर करते हो कि भाई अभी करना तो पड़ेगा. पहले मैं वही करता हूँ बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. वो प्रोसेस कैसा है? सी आई एम आर्टिस्टिक, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. मैंने बहुत लोगों को देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि लोगों की जो हाव भाव है और वो कैसे सोचते हैं, कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, उनको मैं जान लेता हूँ. जैसे कि आप अमरावती से हो, विदर्भ से हो, या बंगाल से हो, या साउथ से हो, तो मैं उनके लैंग्वेज में सबसे पहले उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ. उनको समझाता हूँ कि ये बीमारी ऐसे ऐसी है और उस चीज़ को हम किस तरह से करेंगे. इसको बोलते हैं कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस हमको जीतना है. तो पेशेंट वहीं खुश हो जाता है, आधी जंग उधर ही खत्म हो जाती है. पेशेंट मेरे साथ में बहुत बोलते हैं कि सर आप हमको पूरी चीज़ अच्छी तरीके से आपने हमको बताया, इसलिए हम ट्रीटमेंट लिए. बाकी कोई लोग बताते ही नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, सिर्फ लिख के देते हैं. लेकिन आपके पास इतना समय, आप समय देते हैं, बिकॉज समय देना ही इंपॉर्टेंट है. जैसे आज आप मेरे को समय दे रहे हो, मैं आपको समय दे रहा हूँ.
तो कोई किसी को इतना समय नहीं देता है, सब बिजी रहते हैं, बट समय देता हूँ मैं और उनको उनके प्रॉब्लम्स के साथ में उनको फेस करना सिखाता हूँ। और मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आपको तकलीफ कब से था, तो बोलता है सर 1 साल से। तो भाई यार तेरे को 365 दिन से तकलीफ है, तो तू मेरे को 3 दिन नहीं दे रहा है ठीक करने को। तो वहाँ वो चीज़ को मान लेते हैं और फिर ट्रीटमेंट भी लेते हैं। और ट्रीटमेंट के बाद भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर बहुत दर्द हो रहा है, तो हमको उसको संभालना पड़ता है, हमारा काम है वो। सो दैट्स वाई लाइफ हैज़ बिकम हेक्टिक एंड आई एम वर्किंग 24/7 और मैं इसको करते रहूँगा और पेशेंट्स को मैं ट्रीट करते रहूँगा। और मेरे पास अभी एक लेटेस्ट में एक पेशेंट आए थे, उन्होंने 2-3 जगह पे ट्रीटमेंट करवाया था और उनको सीधा बोल दिया था कि आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। आप कुछ पेशेंट को तो ह्यूमन टेंडेंसी भी सुसाइड टेंडेंसी भी आ जाता है। हाँ, मेरे पास में एक लड़के ने फ़ोन किया था रात को 12-1 बजे, 21 साल का था, हिंजोड़ी में काम करता था। सर मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं अभी सुसाइड कर दूंगा, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला पहले तू इधर आ जा। बोले सर मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं। मैंने मेरे बंदे को भेजा, हाँ मेरे पास में स्टाफ है जो 24/7 काम करता है, उसको लेकर आ जाओ। उसको लेकर आने के बाद उसको फिर, और कुछ नहीं, बेसिक है, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। आपको कभी भी मलद्वार की जगह पे दर्द हो, पेन हो, सबसे पहला एक काम करो, अवगाह स्वेद, दैट इज कॉल्ड सिड्स बाथ। टब ले लो, टब में पानी ले लो, डेटॉल ले लो, सेवलॉन डालो और 15-20 मिनट बैठो, आपका दर्द 50-80% कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अवगाह स्वेद, यानी जो वाटर का जो फॉर्मेंटेशन मिलता है वो एरियाज को, तो उससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, क्योंकि फिशर की वजह से मोशंस का एरिया छोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है, आकुंचित हो जाता है, यानी अकसलेवणी होऊन जाते, आकुंचित पावते। दैट इज कॉल्ड सन्निरुद्ध गुद इन आयुर्वेदा, छोटा हो जाता है। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए आप गर्म पानी में बैठे 10 से 15 मिनट बैठे, यू विल फील रिलैक्स्ड। दैट आई वांट टू से। सो आधी जंग हमारी वहीं हो जाती है कि पेशेंट को हमको बताना पड़ता है कि आपको क्या है क्या नहीं, और मैं ट्राई करता हूँ कि उनके लैंग्वेज में बात करूँ, उनको आश्वासन दूँ, और फाइनली मेरा वर्ड होता है कि रिलीफ विद बिलीफ, दैट इज़ वर्ड ऑफ माई फादर। मैं आपको बिलीफ दूंगा रिलीफ दूंगा जब आप मुझे बिलीव करो, दैट इज़ माई फादर्स वर्ड, रिलीफ विद बिलीफ। तो पेशेंट्स आर हॅपी विथ माय ट्रीटमेंट अँड माय अप्रोच। सर सगळ्यात जास्त डिफिकल्टी मला असं वाटतं की लेडीज पेशंट सोबत होत असेल, कारण ती अगदीच जर प्रेग्नेन्सी असली तर ते चॉईस करतात की लेडीज डॉक्टर पाहिजे. येस. या केसमध्ये लेडीज डॉक्टर मला वाटतं की खूप कमी आहेत किंवा नसल्यासारखे आहेत. ते तुम्ही सांगू शकता. माय वाइफ इज देयर, शी इज ऑल्सो अ प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड हमारे पास में फीमेल स्टाफ है, फीमेल डॉक्टर्स है, और मेरी वाइफ भी प्रोक्टोलॉजिस्ट है और वो काम करते हैं 24/7. और ऐसे अपने को लगता है कि पेशेंट जो है वो शाय फील होते हैं, लेकिन दर्द ऐसा होता है वो शाइनेस चला जाता है, वो एक पॉइंट रहता है उनका. बट फीमेल प्रोक्टोलॉजिस्ट है तो गुड और वेरी गुड, एक्सेलेंट. लेकिन अगर स्टाफ भी अच्छा हो आपके पास तो वो एग्री कर जाते हैं. और यू नो व्हाट, मेरे पास में पेशेंट वही लोग आते हैं जिनको मैंने ट्रीटमेंट किया है, जिनकी फैमिली में, जिनके ब्रदर्स को किया, जिनके नेबर को किया है, तो एक कॉन्फिडेंस पहले ही रहता है. तो कनेक्शन हाँ पहले प्रैक्टिस में था, वो 5 से 7 साल मैंने प्रैक्टिस में देखा कि लेडीज़ पेशेंट बहुत हेजिटेट होते थे. बट अभी मेरे सेंटर पे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे सेंटर पे हमने फीमेल स्टाफ रखा है, फीमेल डॉक्टर्स है, और मेरी मिसेस खुद प्रोक्टोलॉजिस्ट है, तो उतना कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है. मेरा काम आधा हो गया, ऐसे समझ लो. तो सर फिर भी एक रेशियो बहुत कम ज़्यादा होगा ना? नहीं, रेशियो फीमेल पेशेंट्स का ज़्यादा है. येस, बिकॉज प्रेगनेंसी की वजह से उनको पाइल्स होना ही होना है. एवरी फीमेल विल गो विद दिस प्रॉब्लम इन फ्यूचर फॉर द प्रेगनेंसी की वजह से बोलो, प्रेगनेंसी के बाद बोलो. और हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है. आपने देखा रहेगा कि सीजर हो गया तो वेट गेन हो गया, फिर फीमेल पेशेंट्स ज़्यादा रहते हैं. येस येस, एज कम्पेयर टू मेल. ये पता नहीं चलता. अच्छा, मुझे लगा कि बहुत कम रेशियो रहेगा. नहीं, अभी आप देखा जाएंगे तो रेशियो तो दोनों का सेम हो गया है. बट फीमेल पेशेंट को ये उनके पर्टिकुलर एक जिंदगी में एक बार तो पाइल्स होता ही होता है. दैट इज द थिंग, फीमेल पेशेंट को होता है वो. सर पाइल्स के बारे में सबसे बड़ा मिथ जो लोग फैलाते हैं, क्या हकीकत क्या है? पाइल्स के बारे में ऐसा मिथ जो लोग फैलाते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाता है, या फिर कोई जड़ी बूटी लेने से ठीक हो जाता है, या कोई जड़ी बूटी लेने से. पहले था, लेकिन आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गया बिकॉज ऑफ गूगल, बिकॉज ऑफ इंटरनेट. लोगों को समझ में आ रहा है. पहले बहुत ऐसा था कि यार ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, केले में आप वो उसको ये कैम्फर लो,
तो ठीक हो जाएगा, आप वो खजूर खाओ, आप वो पानी में डुबा के खाओ, झाड़े पर, वो पहले था। अभी क्या हो गया, अवेयरनेस हो गया, काफ़ी डॉक्टर्स अभी इसमें प्रैक्टिस करना चालू और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अवेयरनेस है, पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, वेबसाइट्स है, लोगों को अवेयरनेस हो रहा है, तो लोग समझ गए कि अभी ये प्रॉब्लम जो है ये पर्टिकुलरली एक डॉक्टर के पास जाके दिखाने से ही ठीक होगा। तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि पाइल्स अपने आप ही ठीक हो जाएगा, वो तो सभी को रहता है, वो तो सभी को होना ही है, वो तो ठीक हो जाएगा। तो वो सिलसिले में टाइम निकल जाता है, और टाइम जब आ जाता है तो इमीडिएट उनको एडमिशन करके हमको सर्जरी के लिए पोस्ट करना पड़ता है। बराबर। सर अभी आयुर्वेदिक सर्जरी का टर्म्स एक यूज किया था आपने, काफी इंटरेस्टिंग था। तो वो जो सर्जरी हुई थी उस टाइम पे, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन कैसे? 100% सुश्रुत संहिता करके जो पुस्तक है वो 3 वॉल्यूम में है, कोई भी पढ़ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। अच्छा। सो संस्कृत में लिखा गया है, उसको आपके ट्रांसलेशन आपको मराठी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी कोई भी लैंग्वेज में मिल जाएगा। सुश्रुत संहिता जो एक किताब है उसमें बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं, बहुत सारे टैक्टिक्स ऑफ सर्जरीज बताए, हर्बल मेडिसिन बताए हैं, सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। उस चीज़ को हमने हमारे ग्रेजुएशन में, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको हमने पढ़ा है। बट वो सर्जरी जो है वो टाइम पे जो पुराने ज़माने में करते थे वैसे हम नहीं कर पाएंगे। अभी एक मॉडर्न सेटअप होता है, एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होता है, तो लोगों को लगता है कि ये आयुर्वेदिक सर्जरी भी मॉडर्न सर्जरी जैसे करें। नहीं, आयुर्वेदिक सर्जरी है बट वी आर डूइंग इन अ मॉडर्न साइंटिफिक वे, और वो हमको करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टाइम के सर्जरीज के हिसाब से हम करेंगे तो अभी वैसे नहीं चलेगा, काल बदल गया है, समय बदल गया है, समय के साथ चलना है। सो आयुर्वेदिक सर्जरी जो है वो इंडिया जो सर्जरी टर्म है आयुर्वेदिक साइड में निकाल दो, उसको बुलाओ ही मत आप आयुर्वेदिक सर्जरी मेरे हिसाब से, बट लोगों को पता नहीं है इसलिए हमको बोलना पड़ता है। तो सर्जरी जो एक वर्ड है, शल्य चिकित्सा जिसको बोला जाता है, ये भारत में इन्वेंशन हुआ था इसका, और इसके जनक थे सुश्रुत आचार्य। इन्होंने बड़े बड़े सर्जरी, जैसे कि मैं आपके माध्यम से एक बात बता रहा हूँ आपको, अभी गणेश फेस्टिवल आने वाली है, तो हमने वो स्टोरी, पौराणिक कथा सुनी है कि गणेश जी का सर निकाल दिया गया था, फिर हाथी का सर तो किसने लगाया था, कोई तो होगा ना लगाने वाला। हाँ, तो आयुर्वेद, महाभारत, रामायण, इसमें भी अगर आप जाके पढ़ोगे तो अश्विनी कुमार, दक्ष प्रजापति, ये वो टाइम के सर्जन्स, वो टाइम के वैद्यस थे जो ये सर्जरीज करते थे। इवन सुश्रुताचार्य ने ब्रेन सर्जरी किया, प्लास्टिक सर्जरी किया। तो ये सारी सर्जरी इवॉल्व होते 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 वेस्ट में चला गया। वेस्ट में उन्होंने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट लाए और वो अपना बोलना चालू कर दिया उनको। बट द सर्जरी जो पूरे विश्व में जो दिया है वो हमने दिया है, हम भारतीय लोगों ने दिया है। तो उसका बहुत अभिमान है, और उस चीज़ को मैं मेरे प्रैक्टिस में भी मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ। और साथ ही साथ जो आयुर्वेद का जो एक बेस है, जिसको मैंने बताया था कि स्वास्थ्य को टिका के रखना, वो हम लोगों को बताते हैं, और लोग दे आर हैप्पी विथ माय ट्रीटमेंट्स अँड माय अप्रोच। सर हे इतकं इंटरेस्टिंग आहे, तर मी माझ्या माहितीसाठी विचारतो की आता हे यांचे जे सेटअप होते सर्जरी व्हायचे वगैरे, ते सध्या भारतातल्या कोणत्या लोकेशनला होत असतील अंदाजे? मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसा बोलना चाहेंगे कि चाह रहे हो कि जो आयुर्वेदिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स है वो आज वो टाइम में जैसा देते थे वो आज कहाँ दे रहे हैं? नहीं, ऐसा आपका बोलना है कि वैसे माहौल में आपने बोला कि प्लास्टिक सर्जरी होती थी। हाँ, ओके, तो हम लोग बहुत वॉस्ट थे, तो उसका कुछ पर्टिकुलर लोकेशन रहता था? हाँ, बनारस काशी में या बनारस, द हिंदू द काशी, वहाँ पे सुश्रुत आचार्य ने काम किया था। वहाँ पे जो डेड बॉडीज थी उनका वो डिसेक्शन करते थे, बोन्स बताते थे, ऑर्गन्स बताते थे, पूरा रिकॉर्ड। तो मल्टीपल डेड बॉडी आती रहती। हाँ, यस, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो बनारस में होता था, तो ये रात को जाके बॉडी चुरा के उसके ऊपर डाइसेक्शन करके उसको सब करके फिर लोगों को सिखाते थे। वो टाइम पे उन्होंने बताया कि बच्चे में बोन्स कितना होना चाहिए, फिर कितना होता है, बड़ों में कितना बोन्स होता है। वो टाइम पे उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के कई प्रकार बताए हैं। वो आपको जो गायनेकोलॉजिस्ट आयुर्वेदिक वो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। और वो जो चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि वही चीज़ है, शल्य है, आप कोई भी पकड़ लो, काय, बाल, ग्रह, उद्वांग है, आप काय चिकित्सा पकड़ लो, पंचकर्म पकड़ लो, आज वो बूमिंग है जो हम लोग उसको बोलते हैं कि मसाज, इट इज़ नॉट अ मसाज, इट्स अ थेरेपी टू आपके बॉडी को रिसाइकल्ड, रिफॉर्म करने के लिए थेरेपीज़ है, रिजुवेनेशन करने के लिए वो थेरेपीज़ है। आजकल बहुत लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और बस मॉडर्न साइंटिफिक वे में कर रहे हैं, तो उसका वो इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। अब जैसे मेरे बाल है, तो मैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पेशेंट के साथ में बात कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता है कि ही सुश्रुत आचार्य के जैसा इनका लुक है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो वहाँ मैं उनको कनेक्ट कर पाता हूँ।
जैसे अभी मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस के साथ एज हनी सिंह करके कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं जब माइक पे रहता हूँ तो मैं रहता हूँ, लेकिन लोग तो सोचते हैं कि हनी सिंह है। वैसे मेरे साथ होता है, मैं जब आयुर्वेदिक सर्जरी बताता हूँ तो उनको लगता है यार ये सुश्रुत आचार्य के बहुत फॉलोअर है और हम हैं, और वो वहाँ पे झलकता है और वहाँ से लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। सर मुझे ये बात ना बहुत ही अच्छी लगी कि जिस लोकेशन पे होता था, इसलिए मैं कनेक्ट क्यों कर पाया, क्योंकि उस लोकेशन पे डेड बॉडी आती थी। और अभी भी मेडिकल कॉलेज में लगती है डेड बॉडी स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप थियोरेटिकली कितना भी स्टडी करोगे लेकिन फिजिकल बॉडी से इंटरेक्ट होना एक अलग बात होती है। तो उन्होंने लोकेशन भी अच्छे से चॉइस किया। हाँ, उनका बॉन्ड उधर हुआ था, काशी बोलते थे उसको, आज हम बनारस बोलते हैं। सर आप जैन आहार के बारे में क्या बोल सकते हो? जैन आहार आई डोंट नो। जैन आहार थोड़ा बैलेंस रहता है ऐसे मैंने सुना। नहीं, जैन आहार के बारे में सही, जैन इज एन, हाँ, एक आयुर्वेद में मैंने पढ़ा था पदार्थ विज्ञान में कि उनकी एक शैली होती है और उनका देखने का तरीका अलग होता है, वो भगवान को नहीं मानते हैं। तो जैन दर्शन करके मैंने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में। तो उनका जो आहार है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है, बट मैं उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा आपको। Yes. सर अभी आपने जैसे बताया कि आपके पास 5 या 6 पीढ़ियों से आप निजाम के, निजाम हैदराबाद में निजाम को हम लोग सर्व करते थे। एग्जैक्टली। तो कुछ कहानी आपने सुनी उनके बारे में? मेरे जो अभी मैं आपको बताऊंगा, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, कज़न ग्रैंडफादर हैं, वो इतनी बड़ी हस्ती है हमारे यहाँ। वो घोड़े पे जाते थे लोगों को ट्रीट करने के लिए, घोड़े पे वो जाते थे लोगों को ट्रीट करने के लिए। घोड़े पे उनके फर्स्ट एड बॉक्स और ये सब रखे हुए रहते थे। और ही वॉज फेमस फॉर डूइंग कैटरैक्ट सर्जरीज वो टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1940s की बात कर रहा हूँ मैं आपको, बिफोर इंडिपेंडेंस। कैटरैक्ट के लिए बहुत फेमस थे। और साथ ही कैटर मोतीबिंदु की सर्जरी करने के में फेमस थे, पाइल्स का सर्जरी करने के फेमस थे। तो फिर घोड़े पे से फिर जो पहली बार भारत में बुलेट आई, फिर उन्होंने वो खरीदी। तो ऐसा उनका एक प्रवास था, ऐसा उनका एक लाइफ था। तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। मैं भी सोच रहा हूँ एक घोड़ा लेने का गांव में, और वापस से वो एक टाइम लोगों को दिखाना, टाइम ट्रैवल करना, बिकॉज आई लव टाइम ट्रैवलिंग एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स मुझे बहुत प्रेरणा देती है। तो जैसे मैंने बोला कि टैलेंट किसी ना किसी में कुछ ना कुछ होता है, वो उसको आपको पकड़ना है। और जहाँ पे आप जो डिग्री ले रहे हो, जिस चीज़ की ले रहे हो, उसका स्किल आपको समझना है। स्किल इतना शार्प करना है कि आपके जैसा कोई काम ना कर पाए, और टैलेंट को उस तरह से फॉलो करना है। टैलेंट और स्किल जब दोनों एक साथ आएंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। किसी में कुछ टैलेंट नहीं होता है ना, फिर वो आपके ऊपर जेलस खाता है। जेलसी वो इसको इतना अंदर तक लेके चले जाती है कि इन लास्ट वो आपका फ्रेंड भी नहीं रहता है, इन लास्ट वो आपको खो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सोसाइटी में एक सक्सेस, एक अच्छा व्यक्तिमत्व करके आपको अगर उभरना है, तो आपके पास में 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक होना है टैलेंट, एक चाहिए स्किल। तो टैलेंट आप अपना पहचाने कि आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हो उसको लेके। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलता तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं रहता। अगर विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेलता तो वो विराट कोहली नहीं रहता। विराट कोहली कोई XYZ इंजीनियर या डॉक्टर रहता। उन्होंने उनका टैलेंट पहचाना, और लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत महंगे शौक है या महंगे टैलेंट है। ऐसा नहीं, आप में राइटिंग हो सकता है, आप में रीडिंग हो सकता है। आप जैसे पॉडकास्ट ले रहे हो, आप रीड करके लोगों को 4 कहानियाँ बताओ। आज तो मार्केट इतना ओपन हो गया ड्यू टू इंटरनेट। आप अपना कोई भी, और रील्स भी लोग करते हैं आजकल। रील्स भी काफ़ी उसमें के लाइक्स मिलते हैं। मेरे भी छोटे मोटे रील्स है, कभी देख लेना आपने। तो बस उसको आप फॉलो करें और साथ ही साथ आपका स्किल रखें, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सेस। आपको सक्सेस 100% मिलेगा। सर आप इतने इंटरेस्टिंग हो, तो आपकी हॉबीज क्या क्या है और आपको क्या क्या करना पसंद है? कुकिंग बहुत पसंद है। अगर आप अभी बोलेंगे पॉडकास्ट खत्म होने के बाद सर कुक करते हैं, तो मैं आपको खुद कुक करके खिलाऊंगा। मैं नॉनवेज के कुछ 15 से 20 डिश बना लेता हूँ, एग्स के 20-25 डिश बना लेता हूँ, बिरयानी बना के आपको मैं खिला दूंगा। यस, सो आई एम वेरी गुड इन कुकिंग एज अ नॉन वेज। ये हो गया। और स्वीट्स में काफ़ी अच्छे बनाता हूँ, क्योंकि मैंने स्वीट्स लोगों को काफ़ी देखा है कि वो रसगुल्ला कैसे बनाते हैं, गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं। आज भी मेरे घर में कभी पार्टीज होती है तो मैं ही बनाता हूँ, मैं ही खिलाता हूँ लोगों को। सर दिवाली के टाइम पे आप फ्री हो गए? आ जाइए एनी टाइम वेलकम। सिर्फ दिवाली में देखना आप नॉनवेज खा सकते हो क्या? नहीं, सिर्फ स्वीट के लिए यस, मोस्ट वेलकम। तो स्वीट और वो बना के लोगों को खिलाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुकिंग इज़ माई पैशन, वो मैं करते रहता हूँ।
कभी मैंने कुछ अलग तरीके से सैंडविच देख लिया या अलग तरीके से कोई कुछ बना रहा है, मैं पोहा उपमा ये तो ऐसे ही तो सब बना ही लेता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई अलग तरीके से चाय मैंने सीख ली, कोई रबड़ी बना रहा है तो उसको मैं जाके ट्राई करता हूँ, उसको फिर मैं बनाता हूँ। और आजकल एक नया शौक आ गया है कि वो जो कुकिंग है वो बाहर जाके कहीं करना है, माउंटेन्स में करना है, तो मैं आपको भी इनवाइट करूँगा। हाँ, तो बस वो कुकिंग एक अच्छा है। और उसके बाद फिर डांसिंग एक मैं करता हूँ, डांस करना मेरे को बहुत पसंद है। अभी ये जिंदा बंदा जो गाना जवान का चल रहा है तो उस पर मैं काफ़ी डांस करते रहता हूँ, स्टेप्स को क्लियर करते रहता हूँ, तो डांसिंग इज़ गुड। रीडिंग इतना नहीं करता हूँ मैं। हाँ, मेरे जो चीज़ है, मेरी जो सर्जरी और जो मैं डॉक्टर के फील्ड के बुक्स वगैरह मैं वो पढ़ लेता हूँ, बट ऐसा कुछ रीडिंग इतना ज़्यादा नहीं। तो ये बस, और ट्रैवलिंग एक है, मैं मोस्ट प्रोबेबली इंडिया 70-80% घूम चुका हूँ। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, भोपाल, इंदौर, सूरत, कोटा, राजस्थान, दिल्ली, बनारस। आप जो सिटी का नाम बोलोगे वहाँ सिटी में जाके वहाँ के खाने कैसे खाते हैं लोग, कैसे रहते हैं, तो आज भी मेरे वहाँ के दोस्त हैं, मेरे को याद करते हैं। जलगांव में मैं यस जलगांव में मैं पाचोरा गया था 2001 में। मैं उधर एक कॉन्फ्रेंस था, मेरे फादर एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, तो उनके एक यूथ कॉन्फ्रेंस होते थे, और वो यूथ कॉन्फ्रेंस में लोगों को बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे पार्टिसिपेट करते थे। डिबेट कर लो या फिर कोई एक चिट्ठी निकालो, तो कोई आप एक पर्सनालिटी की चिट्ठी आ गई तो आप वो पर्सनालिटी बन जाओ। तो ऐसे काफ़ी इवेंट्स होते थे। आपको कोई एक प्रोडक्ट देंगे, आपको उसको बेचना है। ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में मेरे फादर ने मेरे को बहुत प्रेरित किया था मेरे स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, कि नहीं तू जा। पता नहीं उनको कहाँ से पता चला, हाँ उनको वहाँ से पता चलेगा रहा कि मैं उनसे काफ़ी झगड़ा करता था, तो उनको ऐसा लगा कि ये थोड़ा बड़ बोला है तो इसने डिबेट में जाना चाहिए, इसने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने चाहिए और फिर माइक पे कुछ बोलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरे फादर 80-90s में गांव में जब जाते थे, किसी की शादी होती थी, कोई फंक्शन में माइक लेके बात करते थे तो बहुत लोग हंसते थे, बहुत लोग हंसते थे कि यार ये बंदा सिर्फ आता है और माइक पे बात करता है। आज वही परिस्थिति 2023 में आज मेरे गांव में ऐसा है कि मगर डॉक्टर मैडी, मेरा पेट नेम बंटी है, अगर वो बंटी वहाँ आके माइक पे बात नहीं करेगा तो कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ेगी। तो वो मेरे फादर ने मुझे दिया और मैं उसको हमेशा साथ में लेके चलूँगा, ऐसा मुझे लगता है। और लोगों को मैं उनकी याद वहाँ से दिलाऊँगा और लोगों का प्यार बटोरूँगा। सर, आपका फेवरेट हीरो, हीरोइन और रोल मॉडल कौन है, ये जानने में? अभी मैंने बताया आपको, रोल मॉडल तो मेरे फादर हैं। बहुत लोग उसको डिसएग्री करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपने फादर जैसे नहीं बनोगे, तो मेरा मानना है कि यस, मैं नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके जैसा बनूं। ही इज़ माई रोल मॉडल। और अच्छा लगता है उनको फॉलो करना, क्योंकि बहुत सिंपल आदमी थे। वो ट्रैवल करते थे, क्लिनिक्स खोलते थे, पेशेंट्स देखते थे, उनको जो पसंद है एंकरिंग करते थे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे। ही इज़ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर थे वो। तो उनके इतने बड़े बड़े ये टॉपिक्स पे वो 3-3 घंटा बात करते थे। ओवर द टॉप, सेट योर गोल्स, अनलॉक योर पोटेंशियल्स। और पहला ऑडियंस में ही रहता था, ये सारे सुनता था मैं, उनकी सारी चीज़ें सुनता था और काफ़ी प्रेरित होता था। और उनको पता था यार ये बंदा कुछ करेगा तो इसको पहले अमरावती से उठाओ और पुणे में फेंको। तो हालांकि मैं पुणे तब इसलिए आया था कि मुझे यहाँ पे मैं पढ़ूंगा भी, और कल्चरल यानी जो सांस्कृतिक जो होम घर बताया है पुणे को, तो तब मैं ऐसे सोचता था मैं बहुत बड़ा कुछ एक्टिंग कर लूँगा। लेकिन कॉलेज डेज में मैंने एक्टिंग की, ड्रामास किए, पथनाट्य किया, और आज भी वो टीचर्स याद करते हैं तो खुशी मिलती है। तो रोल मॉडल इज़ डेफिनेटली माय फादर। एंड जैसे आपने बोला कि फेवरेट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, एक्टर तो SRK, शाहरुख खान, उसको मैं उसकी बायोग्राफी मुझे पूरी पता है, जैसे कि सब लोगों को पता है वो कहाँ से आया, क्या बंदा क्या बन गया। तो शाहरुख खान इज़ माय डेफिनेटली अ फेवरेट हीरो। और हीरोइन तो ऐसी बात है कि जो हीरोइन आई जिसने एक्टिंग अच्छा की तो उसको हम लोग पसंद करते हैं। बट मेरे टाइम पे यानी जब स्कूल डेज कॉलेज डेज रहते थे तब मुझे रानी मुखर्जी बहुत पसंद थी। तो दैट्स इट। अभी तो कोई है ही नहीं ऐसा, तो ठीक है, चलता है। और थोड़ा सा मैं इंटेलेक्चुअल बन गया, अभी थोड़ी एक्टिंग स्किल्स वगैरह देख लेता हूँ, तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। और पॉलिटिकल no politics please. I stay away from the politics. Okay. See, there are two things in the life, there is a politics, there is a bad politics, and people always play bad politics. खेलो पॉलिटिक्स, खेलो अच्छे के लिए खेलो, किसी की शादी करो, जो 2 झूठ बोल के कोई बात नहीं है, 2 दोस्तों को मिलाओ 10 झूठ बोल के कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे बैड पॉलिटिक्स आती है वहाँ पे डॉक्टर मैडी नहीं रहता है। सर, एक गेम है आपके लिए। अच्छा, छोटा सा गेम है। अच्छा, ये अपना जिन है। अच्छा, ये बहुत दूर से, जर्मनी से आया है। अच्छा, तो
इसको घिसने के बाद में जिन निकलता है। अच्छा। आपके पास 3 चांस है। अच्छा। अगर आपको पीएम बनाया जाए हाँ, देश का, हाँ, तो एक कौन सी 3 चीजें होगी कि आप वो बदलना चाहोगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले इसको घस दूं? हाँ, एक बार घसो। अच्छा, इसको एक बार घसूं? हाँ बस हो गया, निकल गया जी, निकल गया। अरे मैं भी पीएम बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। हाँ, बन गया। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में सबसे पहले ये चीज मुझे जो करनी है कि जो प्राइम मिनिस्टर को बदल देंगे उनको ही बदल देंगे। देखिए ये देखो, अभी ये पूरी ऐसी बात हो जाएगी, पूरी हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी। अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कुछ करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये करना चाहूँगा कि जो लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, जो लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, जो लोगों के पास में फेस्टिवल करने के लिए पैसे नहीं है, दिवाली में हम गरीब लोग देखते हैं जिनके पास बेसिक चीज़ों के लिए पैसे नहीं है, उनको पैसा आपने देना है। क्योंकि क्या है ना कि वही हमारा देश चला रहे हैं। जैसे कि आप एग्रीकल्चर जो फार्मर लोग हैं उनको पैसे दो आप। तो जो गरीब जनता है हमारी देश की, जो एक बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है उनके पास, मैं क्या आज उनको घर नहीं दे सकूँगा? मैं आज बहुत बड़ी कोई खाना खिलाने की योजना नहीं बना पाऊँगा, मैं उनको एक अमुक अमाउंट दे पाऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भारतवर्ष के जो लोग हैं उनके हिसाब से, उनके एक लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट जो है उनको पैसा दे, जिससे वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ देयर लाइफ कैन दे हैव। जैसे कि लोगों के पास पैसा नहीं होता है खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, वो मैं प्रोवाइड करूँगा एज अ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में। दैट इज द थिंग। सेकंड चांस। और एक बात क्या चेंज कर सकते हो? और एक बात जो चेंज करनी, 3 बातें आपको चेंज करनी। अच्छा, और एक बात ये, मैं जब प्राइम मिनिस्टर अगर मैं बनूं तो जो काफ़ी ट्रिकी है, अगर आप कुछ दूसरा बोल देते तो अलग बात है। प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी बात है, मैं कभी इतना सोचा भी नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर आप बनने के बाद क्या करोगे? सेकंड इसमें जो आजकल जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये पार्टी से वो पार्टी निकल जा रहा है, वो पार्टी से ये पार्टी बन रही है, ये पार्टी ख़त्म हो रही है, वो पार्टी ख़त्म हो रही है, ये हम सब ना करते हुए एक ही पार्टी बनाएं या 2 पार्टी बनाएं जो बाहर वेस्ट कंट्रीज़ में चलता है। तो उसके वजह से 2 पार्टियाँ बनेंगी, बस 2 इम्पोर्टेंट पार्टियाँ हैं, आपको बस 2 पार्टी में से चुनना है। ये इतने पार्टीज को मैं बंद कर दूंगा और मैं 2 ही पार्टी रखूंगा। कोई नेशनल पार्टी नहीं चाहिए, कोई ये स्टेट पार्टी नहीं, क्योंकि देखिए ना हर स्टेट में वही प्रॉब्लम चालू है। एक आदमी उधर से उधर जाता है, फिर वो उसकी पार्टी बनाता है, फिर इधर से फिर जनता वोट दे तो किसको दे? इट्स वेरी सिंपल। तो जैसे चाइना में है, उनका कम्युनिस्ट दे फॉलो, उनके पास में कोई ये सब चीज़ें नहीं है। बट वी आर डेमोक्रेसी है अपने पास में, हम सभी को किसी को भी वोट दे सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि ये पार्टीज कम हो जाए, पार्टीज को कम कर दो। पूरा कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि 37 पार्टीज अलायंस हो गई। अरे इतनी रात को सोए तब अलग पार्टी में थे, उठे अलग पार्टी में। तो मैं पीएम अगर बन जाऊंगा तो मैं पहले वो रूल लाऊंगा कि आप जो है आप एक पार्टी में रहो या वो पार्टी में रहो, बस दैट्स इट। ऐसा एक हिलेरियस सा आपका आंसर मैं दे रहा हूँ कि पार्टीज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा पार्टी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड बार घसूं इसको, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आपको पॉलिटिकल ज्यादा पसंद है, मैं डिस्काउंट देता हूँ कि अगर आपको अभी टाइम ट्रेवल करके आप अगर आपके पिताजी को मिल सकते अभी, तो आप क्या बात करना चाहोगे? तो घस दूं इसको? हाँ बिल्कुल, मिल लो पिताजी से। बस अभी मैंने देखिए, अभी हम जो इसको रख दो इधर। अभी जैसा हम लोग सोचते हैं कि पिताजी हमको देख रहे रहेंगे ऊपर से, मेरा पॉडकास्ट देख रहे रहेंगे आपके साथ, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, वो देख रहे रहेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं ना, जो गुजर जाते हैं। मैं नहीं मानता वो सब चीज़ों को। अगर आप मुझे मौका दे रहे हैं कि आपके फादर के पास आप टाइम ट्रेवल जाके 5 मिनट बात करो, 10 मिनट बात करो, तो मैं ये सारी चीज़ें बोलूँगा। मैं BMS कंप्लीट हो गया हूँ डैडी, मैं MS कंप्लीट हो गया हूँ, मैं फैमिली अच्छा देख रहा हूँ, मैं पुणे में सेटल हो गया हूँ, मेरे क्लिनिक्स है, मेरे 2 कार है, और मैं हनी सिंह हूँ, लोग हनी सिंह करके पहचानते हैं, और मैं चेतन के साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ। कल जाके मिस्टर लक्ष्मीकांत सुधार डायरेक्टर के साथ में मैं एक्टिंग कर, तो मैं वो उनको जाके बोलना चाहूँगा। अगर आप फोन करवा दे तो भी बेस्ट है मेरे लिए। थैंक यू सर, हमको बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट। मुझे भी आया। थैंक यू। लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी तक। हमको पता है कि आप बहुत अच्छे एंकर हो, तो आपकी एंकर के अंदाज में आपका आज का एक्सपीरियंस, उसके बाद आपको बोलना है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अदबाफ साहब का एक शेर है कि मैं कहानी तो नहीं हूँ कि सदा रह जाऊं, मैंने किरदार निभाना है और चले जाना है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। और मैं डॉक्टर मैडी
डॉक्टर मधु और लुक लाइक ऑफ हनी सिंह चेतन के साथ में उनके कट्टे पे कटिंग पे मीटिंग ये पॉडकास्ट, और हम ये पुणे में शूट कर रहे थे। बहुत मज़ा आया और मैं चाहूँगा कि हम वापस एक पॉडकास्ट करें, और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, मुझे लाइक करें, मुझे कमेंट्स करें। चेतन आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप इसी तरह से और करते जाएं। इस बात की दुआ मैं हमेशा रखूँगा और आपको हमेशा मैं दुआ में याद रखूँगा। और इसी बात को मैं अल्प विराम देते हुए आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी दिन। देखते रहिए कटिंग पे मीटिंग।